हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज पहला क्लासेस है ज्ञान गोत्री के माध्यम से। आपका ये जो सिलेबस है 4 साल का जो है सेशन 23 से 27 के लिए, इसमें आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि आपका सिलेबस क्या है, आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको ज़रूरी है जानकारी ये होना कि आपको पढ़ना क्या है। बहुत से छात्रों को अपना सिलेबस का ही जानकारी नहीं होता, परीक्षा का डेट नज़दीक आ जाता है, उनको इस बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं हो पाती है। हम लोग पहले भी सिलेबस आपको भेजे थे और आज भी भेजा गया है कॉलेज के टाइम पे, और उसके बाद मैं पुनः एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। आपका जो सेमेस्टर का है, इस बार का सेमेस्टर 1 वो पूरे 5 पार्ट में विभाजित है। मेन पेपर, मेजर पेपर पहला है आपका यूनिट 1 में कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग हिंदी में बोले भारतवर्ष की अवधारणा। इसमें पहला है आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ भारतवर्ष, हिंदी अगर बोला जाए तो भारतवर्ष की समझ। दूसरा है इंटरनिटी ऑफ सैनम्स भारत, अर्थात भारत के समानार्थी की शाश्वतता, भारत के समानार्थी की शाश्वतता। तीसरा है इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस, समय एवं अंतरिक्ष की भारतीय अवधारणा। चौथा है द ग्लोरी ऑफ इंडियन लिटरेचर, वेद, वेदांत, उपनिषद, इपिक्स, जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, स्मृति और पुराण इत्यादि। तो हिंदी में अगर बोले तो भारतीय साहित्य की गौरवपूर्ण कृतियाँ, वेद, वेदांत, उपनिषद, इपिक्स, जैन और बुद्ध साहित्य, स्मृति और पुराण आदि। यूनिट 2 है द नॉलेज ट्रेडिशन आर्ट एंड कल्चर, मतलब भारतीय ज्ञान परंपरा, कला और साहित्य। इसमें पहला है एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, ब्राह्मी, खरोष्टी, पाली, प्राकृत, संस्कृत एंड तमिल, मतलब भाषा और लिपि का विकास। खरोष्टी, पाली, प्राकृत, संस्कृत और तमिल। दूसरा चैप्टर है साइलेंट फ्यूचर ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर, भारतीय कला संस्कृति के मुख्य विशेषताएं। उसके बाद है इंडियन एजुकेशनल सिस्टम, भारतीय शिक्षा प्रणाली। चौथा है इथिक्स ऑफ इंडियन वेवर्स। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 3 धर्म, फिलोसफी एंड वसुधैव कुटुंबकम, जिसको बोला जाता है धर्म, दर्शन और वसुधैव कुटुंबकम। इसमें है इंडियन परसेप्शन ऑफ धर्म, धर्म एवं दर्शन की भारतीय अवधारणा। दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा, व्यक्ति, परिवार, समाज और विश्व। तीसरा है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, राजनीति और शासन। चौथा है द एथिक्स ऑफ इंडियन वेवर, पॉलिटियंस गवर्नेंस हो गया। उसके बाद जनपद एंड ग्राम स्वराज। चौथा है जनपद और ग्राम स्वराज। अब यूनिट नंबर 4 में आते हैं साइंस, इन्वायरमेंट एंड मेडिकल साइंस, विज्ञान, पर्यावरण और चिकित्सा विज्ञान आप लोगों को पढ़ना है, जिसमें पहला चैप्टर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी। दूसरा एंशिएंट सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, पर्यावरण प्रबंधन की प्राचीन पद्धति। तीसरा है ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन एंशिएंट इंडिया, योगा एंड न्यूरोपैथी, प्राचीन भारतीय पारंपरिक औषधि, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली। इसी में है आगे जाकर के चौथा इंडियन नंबर सिस्टम एंड मैथमेटिक्स, भारतीय अंक पद्धति और गणित। अब आइए 5वां यूनिट है आपका इंडियन इकोनॉमिक्स ट्रेडिशन, भारतीय आर्थिक परंपरा।
इसके तहत हम लोगों को पढ़ना है चैप्टर 1 में कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर, भूमि, वन और जंगल की अवधारणा। दूसरा चैप्टर है इंडस्ट्रियल इनलैंड ट्रेड और कॉमर्स, मतलब उद्योग और अंतर्देशीय व्यापार। अंतर्देशीय मतलब देश के अंदर का जो व्यापार होता है वो। तीसरा है मैरीटाइम ट्रेड, मतलब समुद्री व्यापार। इस प्रकार से कुल 5 चैप्टर में आपका पूरा एक सिलेबस है, पूरा सेमेस्टर है, जिसको कि आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब आइए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 का कॉन्सेप्ट ऑफ भारतवर्ष। चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ भारतवर्ष में हम आज थोड़ा सा एक अलग पैटर्न पे आप लोगों को पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। हम सबसे अभी तक होता क्या था कि पहले पढ़ाया जाता था फिर क्वेश्चन कराया जाता था, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि आप लोगों को पहले क्वेश्चन देते हैं ताकि जब आगे हम लोग चैप्टर बढ़ाएं तो उस हिसाब से आप लोग इसको कैच कर सकें। आप लोग मेंटल स्थिति जो होगी, आपका दिमाग उसको क्वेश्चन को कैच करेगा कि हाँ ये इसका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन का यहाँ पर 3 प्रकार दिया हुआ, 4 प्रकार दिया हुआ। पहला है लघु उत्तरीय प्रश्न, दूसरा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद है बहुवैकल्पिक प्रश्न जिसको कि ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, उसके बाद है खाली स्थान, और फिर सी में दिया हुआ है सत्य और असत्य। तो हम आपको शुरू करवाते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव से। ऑप्शन वगैरह बताएंगे लेकिन आंसर नहीं बताएंगे आप लोगों को। आगे जब क्लासेस चैप्टर को शुरू करेंगे आप लोग अपने समझ के हिसाब से उसको लिखिएगा, कैच करने का कोशिश कीजिएगा। ये जब खत्म हो जाएगा चैप्टर तो फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, उसके लिए भी आप लोगों को घबराना नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपसे यही कहेंगे कि आप लोग कॉपी और पेन अपने साथ में रख लीजिए, ठीक है। कॉपी पेन रखिए कि ताकि जो भी लिखवाया जा रहा है आप उसको नोट डाउन कर सकें, ठीक है। तो आइए पहला प्रश्न है, भारत 3 ओर से घिरा है। ए पहाड़ से, बी समुद्र से, सी रेगिस्तान से, डी इनमें से कोई नहीं। दूसरा सवाल है, भारत उत्तर की ओर घिरा है। ए हिमालय से, बी समुद्र से, सी रेगिस्तान से, डी नदियों से। तीसरा है, भारतीय उपमहाद्वीप का हृदय स्थल माना जाता है। ए दक्षिण का पठार, बी उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, सी विशाल उत्तरी मैदान, डी पूर्वी मैदान। चौथा क्वेश्चन है, डॉक्टर गुहा के अनुसार भारत में निवासियों की प्रजातियों की संख्या है। पहला 5, बी 6, सी 7, डी 8। पांचवा क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टि से भारत को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। अब इसके बाद आते हैं हम लोग खाली स्थान भरने के लिए। नाट्य शास्त्र के रचनाकार थे, आगे आपको भरना है। दूसरा है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, आगे भरना आपको। भरत खाली स्थान वंश के राजा थे। चौथा है, इंडस शब्द खाली स्थान भाषा का शब्द है। एक बार फिर से रिपीट करने का कोशिश करते हैं हम, अगर आप लोग नहीं समझ पाए तो। नाट्यशास्त्र के रचनाकार खाली स्थान थे। दूसरा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर खाली स्थान थे। तीसरा, भरत खाली स्थान वंश के राजा थे। चौथा, इंडस शब्द खाली स्थान भाषा का शब्द है। तो आइए अब चैप्टर को चालू करते हैं।
हिमालय से हिंद महासागर तक विस्तृत उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। हिमालय से हिंद महासागर तक विस्तृत उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। इसको हिंदुस्तान भी कहा जाता है। पौराणिक गाथाओं के अनुसार राजा दुष्यंत के पुत्र भरत ने संपूर्ण भारत में अपना चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित कर आर्य संस्कृति का प्रसार किया। पौराणिक गाथाओं के अनुसार राजा दुष्यंत के पुत्र भरत ने संपूर्ण भारतवर्ष में अपना चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित कर आर्य संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। अतः इसी के नाम पर इस उपमहाद्वीप का नाम भारत पड़ा। प्राचीन भारत हिंदू कुश से लेकर म्यांमार की सीमाओं तक तथा हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ था। प्राचीन भारत हिंदू कुश से लेकर म्यांमार की सीमाओं तक तथा हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ था, क्योंकि उस समय भारत का विभाजन नहीं हुआ था। अतः प्राचीन भारत की भौगोलिक इतिहास के वर्णन में इस भाग के इतिहास का वर्णन भी होता है जो अभी पाकिस्तान में चला गया है। अतः प्राचीन भारत के भौगोलिक इतिहास के वर्णन में उस भाग के इतिहास का भी वर्णन होता है जो पाकिस्तान में चला गया है। अब लिखिएगा अंडरलाइन करके, भारत के प्रमुख भौगोलिक भाग। भारत के प्रमुख भौगोलिक भाग। प्रत्येक देश का इतिहास वहाँ के प्रमुख भौगोलिक परिस्थितियों की उपज होता है। प्रत्येक देश का इतिहास वहाँ की प्रमुख भौगोलिक परिस्थितियों की उपज होता है। भौगोलिक अवस्था ही इतिहास की रूपरेखा निर्मित करती है। भौगोलिक अवस्था ही इतिहास की रूपरेखा निर्मित करती है। विभाजन से पूर्व भारत एक विशाल देश था जिसमें रूस को छोड़कर पूरा यूरोप समा सकता था। विभाजन से पूर्व भारत एक विशाल देश था जिसमें रूस को छोड़कर पूरा यूरोप समा सकता था। इसकी विशालता के कारण ही इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसकी विशालता के कारण ही इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। डॉक्टर आर डी बनर्जी के अनुसार, नाम को ध्यान में रखिएगा, अंडरलाइन वगैरह करके रखिएगा इन्वर्टेड कोमा के अंदर में। डॉक्टर आर डी बनर्जी के अनुसार इसकी विशालता, जलवायु की विभिन्नता, भौगोलिक विशेषताओं में अंतर तथा विभिन्न प्रजातियां जो इसमें रहती हैं के कारण इसको एक महाद्वीप कहा जाता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं। डॉक्टर आर डी बनर्जी के अनुसार इसकी विशालता, जलवायु की विभिन्नता, भौगोलिक विशेषताओं में अंतर तथा विभिन्न प्रजातियां जो इसमें रहती हैं के कारण इसको एक महाद्वीप कहा जा सकता है। प्राकृतिक बनावट के आधार पर भारत को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। प्राकृतिक बनावट के आधार पर भारत को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। दूसरा है विशाल उत्तरी मैदान। तीसरा है दक्षिण का पठार। तथा चौथा है पूर्वी तथा पश्चिमी तटवर्ती मैदान। अब आइए, अब डिटेल हम लोग लिखते हैं। नंबर 1 का उत्तर का पर्वतीय मैदान नंबर 1 रहा है। अब आगे लिखिए, भारत के उत्तर में पूर्व से पश्चिम तक हिमालय एवं अन्य पर्वत श्रेणियां फैली हुई हैं।
भारत के उत्तर में पूर्व से पश्चिम तक हिमालय एवं अन्य पर्वत श्रेणियां फैली हुई हैं। इसके अंतर्गत कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम तथा भूटान जैसे पर्वतीय क्षेत्रों के साथ साथ विशाल हिमालय पर्वत अफगानिस्तान से असम तक विस्तृत दीवार की तरफ फैला हुआ है। एक बार फिर रिपीट करते हैं। भारत के उत्तर में पूर्व से पश्चिम तक हिमालय एवं अन्य पर्वत श्रेणियां फैली हुई हैं। इसके अंतर्गत कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम तथा भूटान जैसे पर्वतीय क्षेत्रों के साथ साथ विशाल हिमालय पर्वत अफगानिस्तान से असम तक एक विस्तृत दीवार की तरफ फैला हुआ है। विश्व की कुछ ऊंची चोटियां भी यहाँ स्थित हैं। विश्व की कुछ ऊंची चोटियां भी यहाँ स्थित हैं, जैसे गौरीशंकर, एवरेस्ट, गोडविन आस्टीन, K2 तथा कंचनजंगा इत्यादि। इसमें कश्मीर का पठार विश्व का अत्यंत मनोहर प्रदेश है। इसमें कश्मीर का पठार विश्व का अत्यंत मनोहर प्रदेश है। अब लिखिए उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का भारतीय इतिहास पर प्रभाव। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का भारतीय इतिहास पर प्रभाव लिखिए। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का भारतीय इतिहास पर प्रभाव। भारतीय इतिहास पर इस क्षेत्र के निम्नलिखित प्रभाव हुए। भारतीय इतिहास पर इस क्षेत्र के निम्नलिखित प्रभाव हुए। पहला, भारत के उत्तर तथा पूर्व की ओर से आक्रमणकारियों से रक्षा। पहला, भारत के उत्तर तथा पूर्व की ओर से आक्रमणकारियों से रक्षा। आगे लिखिए, हिमालय की पर्वत श्रेणियां उत्तर और पूर्व में बहुत ऊंची हैं। हिमालय की पर्वत श्रेणियां उत्तर और पूर्व में बहुत ऊंची हैं, अतः प्राचीन समय से ही किसी भी आक्रमणकारी को वहां से आने का साहस नहीं हुआ। उत्तर पश्चिमी भारत में सुलेमान तथा हिंदुकुश पर्वतमाला जो पामीर के दक्षिण पश्चिम की ओर फैली हुई है, भारत की पश्चिमोत्तर सीमा है। उत्तर पश्चिमी भारत में सुलेमान तथा हिंदुकुश पर्वतमाला जो पामीर के दक्षिण पश्चिम की ओर फैली हुई है, भारत की पश्चिमोत्तर सीमा है। यद्यपि यह प्रदेश बहुत सा दक्षिण पूर्वी भाग आजकल अफगानिस्तान में शामिल है, किंतु प्राचीन युग में राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भारत का अंग था। कहने का मतलब है कि उत्तर पश्चिमी भारत में सुलेमान और हिंदुकुश पर्वत जो है वो बहुत दूर तक दक्षिण पश्चिम की ओर फैला हुआ है। ये भारत का पश्चिमोत्तर सीमा कहलाता है। हालांकि इसका बहुत सारा भाग आज के डेट में अफगानिस्तान में चला गया है, लेकिन एक समय यह भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए इसका अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। हिंदुकुश पर्वत का मतलब ही हो गया कि अफगानिस्तान, किंतु आगे आइए, अफगानिस्तान में शामिल है, किंतु प्राचीन युग में राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भारत का ही अंश था। आगे लिखिए, हिंदुकुश की पर्वत श्रृंखलाएं जो न तो बहुत ऊंची थी और न बर्फ से बहुत ही ढकी। हिंदुकुश की पर्वत श्रृंखलाएं जो न तो बहुत ऊंची है और न ही बर्फ से ढकी। इन पर्वतों में नदियों ने काट काट कर अनेक दर्रे बनाए हैं। इन पर्वतों में नदियों ने काट काट कर अनेक दर्रे बनाए हैं। दर्रे मतलब मार्ग बनाए हैं, जो नीचे होने के कारण आसानी से पार किए जा सकते थे। जो नीचे होने के कारण बहुत आसानी से पार किए जा सकते थे। इसी कारण प्राचीन काल में यूनानी, शक, कुषाण, हूण, अरबी, तुर्क, पठान तथा मुगल आक्रमणकारी इन्हीं दर्रों से आए। इनकी सेनाओं को रोकने के लिए पंजाब के तत्कालीन शासकों ने प्रयत्न किए। इनकी सेनाओं को रोकने के लिए पंजाब के तत्कालीन शासकों ने प्रयत्न किए, अतः
पंजाब में भयानक युद्ध हुए। सिकंदर, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी आदि सभी के युद्ध पंजाब की भूमि में ही लड़े गए। अतः पंजाब में भयानक युद्ध हुए। सिकंदर, महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी आदि सभी के युद्ध पंजाब की भूमि में ही लड़े गए। अतः देश की सुरक्षा के निमित्त यह परम आवश्यक था कि ये प्रवेश द्वार सदैव समुचित रूप से सुरक्षित रहें। अब दूसरा लिखिए, भारत की अलग सभ्यता तथा संस्कृति। भारत की अलग सभ्यता एवं संस्कृति। भारत एक ओर हिमालय और 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है। भारत एक ओर हिमालय और 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है। ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान दीजिएगा, इन्हीं के बीच से आपका आंसर निकलता जाएगा। आप उसको ध्यान में रखने का कोशिश कीजिएगा और क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से सही कीजिएगा। भारत एक ओर हिमालय एवं 3 ओर समुद्र से घिरा होने के कारण विश्व से एक अलग भौगोलिक इकाई बन गया। यहाँ एक विशेष सभ्यता एवं संस्कृति का उदय हुआ। भारत एक ओर हिमालय एवं 3 ओर समुद्र से घिरे होने के कारण विश्व से एक अलग भौगोलिक इकाई बन गया और यहाँ विशेष सभ्यता और संस्कृति का उदय हुआ। प्रोफेसर हुमायूं कबीर ने हमारी विरासत नामक पुस्तक में इस विषय में लिखा है कि भारत की भौगोलिक परिस्थितियों ने इस देश को एशिया से इस तरह अलग कर दिया कि इसे विभाजित करने तथा इसे विस्तृत करने के सभी प्रयत्न असफल सिद्ध हुए। प्रोफेसर हुमायूं कबीर ने हमारी विरासत नामक पुस्तक में इस विषय में लिखा है, भारत की भौगोलिक परिस्थितियों ने इस देश को एशिया से इस तरह अलग कर दिया है कि इसे विभाजित करने तथा इसे विस्तृत करने के सभी प्रयत्न असफल हुए। अब लिखिए तीसर का पॉइंट 3, साइबेरिया की ठंडी एवं शुष्क पवनों से भारत की रक्षा। तीसरा पॉइंट है साइबेरिया की ठंडी एवं शुष्क पवनों से भारत की रक्षा। हिमालय की ऊंची श्रेणियों ने साइबेरिया की ठंडी हवाओं और शुष्क हवाओं को भारत में आने से रोका है। हिमालय की ऊंची श्रेणियों ने साइबेरिया की ठंडी और शुष्क हवाओं को भारत में आने से रोका है, जिसके कारण भारत एक गर्म प्रदेश बन गया है। और यही भारत के उत्तर में यदि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत नहीं होता तो भारत आज एक ठंडा प्रदेश होता और इसमें इतने कृषि तथा उद्योग धंधे नहीं होते जितने कि आज है। कहने का तात्पर्य है कि जो साइबेरिया से जो ठंडा हवा चल के आता है वो सीधे भारत के विभिन्न प्रदेशों में घुसता और भारत एक बहुत ही ठंडा प्रदेश बन जाता और जिसके कारण आज यहाँ इतना कृषि और उद्योग धंधा नहीं फल फूल पाता जितना कि आज है फला हुआ। चौथा लिखिए आर्थिक लाभ। हिमालय की ऊंची चोटी पर सदैव बर्फ जमी रहती हैं और गर्मी के मौसम में जब बर्फ पिघलती है तो उससे अनेक नदियां निकलती हैं जो पूरे वर्ष बहती हैं और भारत की भूमि को उपजाऊ बनाती हैं। आर्थिक लाभ चौथा में लिखिएगा, हिमालय की ऊंची चोटी पर सदैव बर्फ जमी रहती है और गर्मी के मौसम में जब बर्फ पिघलती है तो उससे अनेक नदियां निकलती हैं जो पूरे वर्ष बहती हैं और भारत की भूमि को उपजाऊ बनाती हैं। उत्तरी भारत की समृद्धि में इन नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके अतिरिक्त हिमालय पर्वत बंगाल की खाड़ी से उठने वाली जल भरी हवाओं को तिब्बत की ओर जाने नहीं देता, फलतः भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है। भारत के लगभग समस्त उपज संपदा या पैदावार इस सामुद्रिक मानसून पवनों का प्रताप है जो समुद्र से चलकर हिमालय पर्वत से आकर टकराती है। चौथा आर्थिक लाभ में आप लोग देखिएगा कि हिमालय में सालों भर बर्फ जमा रहता है और वहाँ से जो नदी निकलती है गर्मी का दिन में
वो बर्फ़ पिघलने लगता है और वो बर्फ़ पिघल करके नदियों में आता है। और इसके कारण से जब मैदानी भाग में वो नदियाँ आती हैं तो उनमें सालों भर पानी आता है साथ साथ, जिसके कारण हम लोग प्रचुर मात्रा में खेती कर सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है इसका आर्थिक लाभ में, इधर से जो समुद्र का जो हवा उठता है, मानसून का जो हवा उठता है, तो उसको वो तिब्बत के पार नहीं जाने देता, तिब्बत इधर ही रोक लेता है हिमालय पर्वत, जिससे कि बरसात के दिनों में हम लोग बारिश करा पाते हैं। तो एक तरह से ये भी देखिए कि हिमालय पर्वत होने से वो ठंडा हवा नहीं आता है, जो कि जिसके कारण भारत एक गर्म प्रदेश बना हुआ है। और दूसरा इधर का जो ये है आपका मानसून वाला पवन, जो मानसून वो उस पार नहीं जा पाता है, जिससे कि यहाँ पे सालों भर बारिश होती है और हम लोग कृषि वगैरह सुचारू रूप से कर पाते हैं। उसके बाद लिखिए पांचवा, हिंदू संस्कृति का उत्थान। पांचवा है हिंदू संस्कृति का उत्थान। हिमालय के घने जंगलों में अनेक एकांत स्थान हैं। यहाँ पर ऋषियों ने अनेक आश्रम बनाए तथा साधना की। इन ऋषि मुनियों के मनन और परिशीलन का शेष भारत पर स्वाभाविक प्रभाव पड़ा, क्योंकि उन्होंने इसके आधार पर अनेक धार्मिक ग्रंथों की रचना की। पांचवा में सांस्कृतिक उत्थान में लिखिएगा, हिमालय के घने जंगलों में अनेक एकांत स्थान हैं। यहाँ पर ऋषियों ने अनेक आश्रम बनाए तथा साधना की। इन ऋषि मुनियों के मनन और परिशीलन का शेष भारत पर स्वाभाविक प्रभाव पड़ा। इन ऋषि मुनियों के मनन और परिशीलन का शेष भारत पर स्वाभाविक प्रभाव पड़ा, क्योंकि उन्होंने इसके आधार पर अनेक धार्मिक ग्रंथों की रचना की। मतलब जो हिमालय पर्वत के अनेक स्थानों में जो ऋषि मुनि रहते थे, उनका स्वाभाविक रूप से भारत के जनमानस पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें बड़े बड़े ग्रंथ थे, शोध ग्रंथ थे, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में इत्यादि थे। तो आगे लिखिएगा, धार्मिक ग्रंथों की रचना की। हिमालय में स्थित पवित्र स्थानों की यात्रा करने के लिए भारत के विभिन्न भागों से यात्री सदैव आते रहते हैं। वहाँ यो धर्म उपदेश सुनते हैं तथा हिंदू संस्कृति से निरंतर प्रभावित होते हैं। कहने का मतलब है कि हिमालय के पवित्र स्थान पर यात्रा करने के लिए भारत के विभिन्न भागों से यात्री आते रहते हैं और उनका धर्म उपदेश सुनने के बाद वो हिंदू संस्कृति से निरंतर प्रभावित होते हैं। इसके अतिरिक्त हिमालय में अनेक स्वास्थ्यवर्धक स्थान भी हैं, जैसे शिमला, डलहौजी, श्रीनगर, पहलगांव, कुल्लू, मनाली, देहरादून, नैनीताल, दार्जिलिंग इत्यादि। यहाँ गर्मियों में लाखों पर्यटक आते हैं। ओके गाइज, आज का क्लास को यहीं सस्पेंड करते हैं। कल हम आप लोगों को लिखवाएंगे विशाल उत्तरी मैदान। बाकी का जो क्लासेस है, आज समय भी हो गया लगभग आधा घंटा, आज पहला क्लास भी है, तो देखते हैं कैसा रहता है आप लोगों का रिस्पॉन्स। जो भी रहेगा रिस्पॉन्स आप लोग ज़रूर बताइएगा। ओके देन, मिलते हैं फिर कल के क्लास में। ओके, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।